नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है बूंदी शैली। महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि राजस्थानी चित्रकला के 4 भाग किए गए थे, जहाँ पर आपको बताया गया था मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढार शैली। तो इन शैलियों में से कुछ उपशैलियाँ आपके सिलेबस में थीं, तो उनमें से कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बूंदी शैली को। बूंदी शैली ये आपकी हड़ौती चित्रकला के अंतर्गत आती है और हड़ौती शैली से आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, बूंदी शैली और कोटा शैली। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में हम बूंदी शैली को कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में आपको कोटा शैली के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बूंदी शैली। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थिति एवं नामकरण। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बूंदी राज्य स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बूंदी राज्य है और इसके उत्तर में जयपुर और पश्चिम में उदयपुर और दक्षिण एवं पूर्व में कोटा राज्य है। यहाँ पर हाड़ा वंश का शासन था, इसीलिए इस क्षेत्र को हड़ौती कहते हैं। इस क्षेत्र में जो राजा थे वो हाड़ा राजा थे, हाड़ाओं का शासन था, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हड़ौती। और यहाँ पर जो चित्रकला की शैली चली उसको क्या कहा गया? हड़ौती शैली। और हड़ौती शैली की ही एक उपशैली है जिसका नाम है बूंदी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बूंदी राज्य को राजा राव देवाजी ने 1342 में बसाया था। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? राव देवाजी ने 1342 में। उनके बाबा का नाम बूंदा था। जो राजा राव देवाजी हैं, इनके बाबा का क्या नाम था? बूंदा। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया बूंदी, यानी ये जो क्षेत्र था इसका नाम क्या रखा गया? बूंदी। और इसी कस्बे में चित्रकला अपनी कल्पना को चित्रकार अपनी कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से सजाते थे। जो चित्र यहाँ पर सृजित हुए उनकी एक स्पष्ट निजी शैली है, जिसे विद्वानों ने बूंदी शैली नाम दिया। तो बूंदी राज्य में जो शैली पनपी या फिर जो शैली चली उसी को हम क्या कहते हैं? बूंदी शैली। तो ये हो गया बूंदी शैली का नामकरण और किसने बूंदी राज्य की स्थापना की थी, कैसे इसका नाम बूंदी पड़ा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब आगे समझिए यहाँ पर ऐतिहासिक वृत्त, यानी कि जो बूंदी क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए और किसने जो बूंदी शैली है इसको संरक्षण प्रदान किया, किसके समय में बूंदी शैली में क्या काम हुआ है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से समझते हैं। बूंदी सुरजनहाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था। जो बूंदी क्षेत्र है ये सुरजनहाड़ा के शासनकाल से पहले मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था। अतः यहाँ की चित्रकला मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित होना स्वाभाविक थी। यानी कि जो बूंदी क्षेत्र है ये पहले मेवाड़ राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए यहाँ की चित्रकला पर यानी बूंदी शैली पर मेवाड़ चित्रकला का प्रभाव था। सन 1561 में सुरजन सिंह ने ज्यों ही मुगल अकबर की दास्ता स्वीकार की, उसके बदले सुरजनहाड़ा को चुनार की जागीर मिली। उसके पौत्र यानी कि सुरजनहाड़ा के पौत्र राव रतन सिंह, जिनका समय दिया हुआ है 1607 से 1631 ईस्वी, इसको जहांगीर ने सर बुलंद राय की पदवी से सम्मानित किया तथा हाड़ा मुगलों के जो संबंध थे वो दृढ़ बन गए या फिर सुदृढ़ बन गए। तो यहाँ पर जो राजा रतन सिंह हैं इनको जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया था और इनके मुगलों से संबंध थे। ठीक है, आगे समझिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। बूंदी शैली का जन्म रागमाला चित्रों से हुआ। ध्यान रखिएगा, बूंदी शैली का जो जन्म है या फिर शुरुआत है वो रागमाला चित्रों से होती है। इसके प्रारंभिक चित्रों में रागदीप जो कि भारत कला भवन बनारस में है तथा रागिनी भैरवी ये इलाहाबाद संग्रहालय में है। इन चित्रों का रचना काल राव रतन सिंह का राज्यकाल माना जाता है।
तो बूंदी शैली का जन्म रागमाला चित्रों से हुआ और इनके प्रारंभिक चित्रों में आपका राग दीपक है। ये कहाँ पर है? तो ये भारत कला भवन बनारस में रखा हुआ है। दूसरा चित्र है रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद में संग्रहालय में है और इन सभी चित्रों का जो निर्माण है वो राव रतन सिंह के राज्यकाल में हुआ माना जाता है। इन रागमाला चित्रों में गहरे व चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है जो मेवाड़ व दक्षिणी कलमों का प्रभाव लगता है। यानी ये जो चित्र आपको यहाँ पर बताए गए हैं रागदीप, रागिनी भैरवी, इनमें गहरे और चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है और ये जो प्रभाव है ये मेवाड़ और दक्षिणी शैलियों का लगता है। आगे समझिए, अगला पॉइंट है बूंदी के किले में बादल महल वाले भित्ति चित्र इन्हीं के समय में बने हैं और एक चित्र में राव रतन सिंह एक झरोखे में हाथियों के जुलूस को देखते हुए चित्रित किए गए हैं। तो बूंदी के किले में जो बादल महल है यहाँ पर भी भित्ति चित्र बने हैं जो कि राव रतन सिंह के समय में ही बने हैं और इन्हीं में एक चित्र बना है कि राव रतन सिंह एक झरोखे से हाथियों के जुलूस को देख रहे हैं। राव रतन सिंह के बाद उसका पौत्र छत्रसाल राजा बनता है जिसका समय दिया हुआ है 1631 से 1658। ये महत्वपूर्ण राजा है। ये गद्दी पर बैठा और वह भी अपने पिता गोपीनाथ एवं दादा रतन सिंह की तरह निरंतर मुगल सेवा में लगा रहा। आगरे में गवर्नर पद पर रहने से वह मुगल तौर तरीके से वाकिफ हो गया था। उसके समय का सुंदर गज हाथी पर सवारी का दृश्य एक महत्वपूर्ण चित्र है। यानी कि यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है सुंदर गज हाथी पर सवारी का दृश्य, ये राजा छत्रसाल के समय में चित्रित हुआ जो कि एक महत्वपूर्ण चित्र है और 1650 के लगभग ये बना और कनौडिया संग्रहालय में संग्रहित है। छत्रसाल ने अनेक चित्रकारों को राजाश्रय प्रदान किया, यानी कि अपने यहाँ चित्रकला के लिए इनको प्रेरित किया। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर छत्रसाल के बाद भाव सिंह गद्दी पर बैठा और इसका समय है 1559 से 1682। इसकी कला प्रियता ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य और चित्रकला से परिप्लावित कर दिया। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना कर कला प्रेमियों तथा कलाकारों को प्रभावित किया। तो छत्रसाल के बाद में राजा बनते हैं भाव सिंह और इन्हीं के समय में एक कवि हुए जिनका नाम है मतीराम। आपने हिंदी में शायद पढ़ा भी हो। इनकी रचना है ललित ललाम और रसराज, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में राजा होते हैं भाव सिंह तथा उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण के युद्धों में भी भाग लिया जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। यानी जो दक्षिणी शैली थी उसका प्रभाव बूंदी शैली पर पड़ता है और वास्तु सज्जा से सुरा पात्रों का प्रयोग इस काल की विशेषता बनी। इसका एक समकालीन चित्रकार मोहन था। चांद देखते प्रेमी युगल प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई संग्रहालय में ये रखा हुआ है तथा फाग कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय इस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, अनिरुद्ध सिंह के समय में जो बूंदी शैली है इस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ता है और इसी समय वास्तु सज्जा यानी जो भवन निर्माण सज्जा है और सुरा पात्रों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। और इसी समय का एक चित्रकार है मोहन जो कि महत्वपूर्ण है और इसी समय में यानी अनिरुद्ध सिंह के समय में ही चित्र बना चांद देखते प्रेमी युगल। ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है। दूसरा चित्र है इसी समय का फाग जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में रखा हुआ है। फिर इसके बाद में राजा आते हैं राव बुद्ध सिंह। राव भीम सिंह कोटा ने बूंदी को अपने अधीन कर लिया किंतु मराठों की सहायता से राव उम्मेद सिंह ने सन 1748 में उसे स्वतंत्र कर लिया। यानी कि जो राव भीम सिंह हैं ये कोटा के राजा थे, इन्होंने बूंदी को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया, किंतु मराठों की सहायता से राव उम्मेद सिंह ने सन 1748 में बूंदी को फिर से स्वतंत्र कर लिया। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए
ये चित्र है जो कि 1750 में बना है और बूंदी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है, यानी सुंदर चित्र है। फिर अगले राजा हैं राव उम्मेद सिंह, महत्वपूर्ण राजा हैं ये। इनका समय है 1750 से 1771। इनके समय बूंदी भित्ति चित्रों को छत्र महल, बादल महल, चित्रशाला, बड़े महाराज का महल, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बूंदी कोतवाली, लीलड़े वालों की हवेली और भट्ट जी महाराज की हवेली, नगर शेठ की दुकान, कवि सूर्यमल मिश्रण की हवेली तथा अनेक हवेलियों व बावड़ियों के जो भित्ति चित्र हैं वो बने। राजा उम्मेद सिंह के समय में कहाँ कहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। बहुत सारी हवेलियों के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ और कई सारी बावड़ियों में भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और आगे समझिए बूंदी शैली के चित्रकार, तो सुरजन, रामलाल, मोहन, डोडिया, साधुराम, उत्कल राम, श्री किशन और अहमद अली, तो ये बूंदी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। फिर आते हैं बूंदी शैली के चित्र। शेर व हाथी की लड़ाई, स्त्रियां शिकार करते हुए, महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, कबूतर पालती स्त्रियां, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, हिंडोला राग और सुंदर गज पर सवारी, राजा उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए, परिचारिकाओं सहित रानी, कांटा निकालते हुए, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, कृष्ण का बंसी वादन और राव रतन सिंह झरोखे से हाथियों का जुलूस देखते हुए। तो ये बूंदी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। और अब आती हैं बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएं। तो विशेषताएं थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है चित्रों के विषय, यानी कि बूंदी शैली में जो चित्र बने हैं उनके क्या विषय रहे हैं। बूंदी चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा और ऋतु चित्रण, यानी विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया है। भागवत पुराण, हाँ, भगवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए। और इसके अतिरिक्त दरबारी दृश्य, अंतःपुर या रनिवास के भोग विलास युक्त जीवन, यानी जहाँ पर रानियाँ रहती हैं उसे रनिवास या फिर अंतःपुर कहते हैं, तो वहाँ के भी चित्र जो भोग विलास से संबंधित हैं वो भी दिखाए गए हैं। और इसके अलावा शिकार, होली, दशहरा, युद्ध, आखेट व्यक्ति चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये हो गए बूंदी शैली के जो विषय हैं। अगला पॉइंट है पशु पक्षी। यहाँ पर पशु पक्षी दिखाए गए हैं, तो किस प्रकार से दिखाए गए हैं, तो दौड़ते सिंह, चिंगाड़ते व जल क्रीड़ारत हाथी, भवनों में पालतू मृग, मृग यानी हिरण, उछलते बंदर, सर्प, बछड़े और गिलहरियाँ, फलों को कुतरते शुक, शुक यानी तोता, सरोवर में क्रीड़ा करती बतखें, बगुलों की पंक्तियाँ और तालाब के किनारे पर खड़े सारस आदि का चित्रण बूंदी शैली में दर्शनीय है, यानी दिखाई देता है। फिर आता है रंग विधान। यहाँ पर जो रंग लगे हैं वो कौन से लगे हैं और किस प्रकार से लगाए गए हैं। तो बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है, यानी नारंगी और हरा रंग हमें अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा पीला जो कि प्योड़ी से प्राप्त होता है, लाल जो कि सिंदूर या फिर सिंगरफ से प्राप्त होता है, हरा जो कि जंगाल से प्राप्त होता है और सफ़ेद जो कि सफ़ेदा से प्राप्त होता है, काला जो कि ये लोग काजल से प्राप्त करते थे और नीला रंग जो कि ये लोग नील और लाजवर्ड से प्राप्त करते थे। और यहाँ पर जो गेरू है, हिरौंजी तथा रामरज इत्यादि हैं, तो ये रंग यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का भी इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे आता है अगला पॉइंट स्त्री आकृतियाँ, यानी यहाँ पर जो स्त्री आकृतियाँ बनी हैं वो किस प्रकार से दिखाई गई हैं। स्त्री आकृतियाँ साधारण रूप से लंबी और स्फूर्ति से भरी हुई इकहरे बदन वाली हैं। इकहरे बदन वाली यानी बहुत मोटी नहीं है, दुबली पतली हैं। स्त्रियों की मुखाकृति में पतले अधरों की हास्य छटा, अधर यानी कि होंठ, पतले होंठ बनाए गए हैं जिस पर मुस्कान है और विचित्र प्रकार का सौंदर्य दर्शाती है। परवल की फांक के समान भावपूर्ण नेत्र, आंखें कैसी हैं, परवलाकार हैं। नुकीली नासिका, नाक नुकीली है। मुख गोल है। दुहरी एवं कुछ आगे निकली ठुड्डी,
जो ठुड्डी है वो दोहरी बनाई गई है और कुछ निकली हुई है। पीछे की ओर जाता हुआ ललाट यानी मस्तक, लंबी बाहें हैं और मेहंदी युक्त उंगलियां हैं, यानी हाथों पर उंगलियों पर मेहंदी लगी हुई है। और वेणी पृष्ठभाग से झूलती हुई दिखाई गई है, यानी जो चोटी है वो पीछे झूलती हुई दिखाई गई है। और फिर आती हैं पुरुष आकृतियाँ। तो पुरुष आकृतियाँ कैसी बनी हैं? पुरुष चौड़ी छाती वाले बनाए गए हैं, गोल मुख है, दाढ़ी व मूछों से युक्त चेहरा है और चिबुक यानी ठुड्डी कैसी है? भारी है। अब आती हैं पोशाक और आभूषण, यानी स्त्री और पुरुषों के जो आभूषण हैं वो कैसे हैं और वस्त्र कैसे हैं। बूंदी शैली के चित्रों में पुरुषों को चौकोर लंबा चक्रदार जामा, चुन्नटदार पैजामा और कमर पर मुगल शैली में प्रचलित लंबा एवं शकरा पट्टा और सिर पर अटपटी पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया है। आभूषणों में गले में मोतियों की माला दिखाई गई है, हाथों में कड़े पहने हैं और कानों में बुंदे हैं एवं अन्य जड़ाऊ आभूषण जो पुरुषों के शरीर पर दिखाई गए हैं। फिर आती हैं स्त्री आकृतियाँ और इनमें कौन सी पोशाक है, कौन से आभूषण हैं। तो स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे, यानी लहंगा कैसा है? काले रंग का है। लाल सुवर्ण आलेखन युक्त पारदर्शी चुनरी, और चुनरी कैसी है? लाल है, जिस पर सुवर्ण यानी सोने से अलंकरण किया हुआ है और धवल चोली पहने हुए दिखाया गया है, और चोली कैसी है? सफ़ेद है। ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखिएगा। बूंदी शैली में जो नारी आकृतियाँ हैं वो काला लहंगा पहने हैं और सफ़ेद उनकी जो चोली है सफ़ेद है, और जो उनकी ओढ़नी है वो कैसी है? लाल है। आभूषणों में सिर पर बोरला, बोरला एक तरीके का मांग टीका जैसा होता है, गले में कंठी, नाक में छोटे छोटे मोती, उंगलियों में हथफूल, ललाट के नीचे लटकती जड़ाऊ बिंदी दिखाई गई है, यानी मस्तक पर जड़ाऊ बिंदी है। और अलंकारों में बाहुओं के नीचे तक झूलती सुनहरी झुमके विशेष हैं। तो ये हो गई नारी आकृतियाँ। और अब आते हैं यहाँ के भवन। बूंदी शैली के चित्रों में श्वेत रंग भवनों के चित्रण के लिए प्रयोग किया गया है, यानी भवन कैसे हैं? सफ़ेद रंग के हैं, जिस पर विधिवत आलेखन दर्शित है और भवनों पर आलेखन भी दिखाया गया है। आकाश की ओर उठे हुए शिखरों के सुवर्ण कलश, यानी सोने के कलश, छोट और छोटी छोटी लाल पत्थर की विविध बेल बूटों से काटी गई जालियां व झरोखे, गोल गुंबदाकार और घुमावदार राजस्थानी छतरियां भी दिखाई गई हैं। मणिकुट्टिम से सुसज्जित भित्तियां और चौक चित्रित हैं। तो ये हो गई भवनों की विशेषताएं। यहाँ पर जो जालियां भी बनाई गई हैं और मणिकुट्टिम से सजावट की गई है। मणिकुट्टिम ये एक प्रकार की सजावट होती है, गूगल पे आप डालकर देखिएगा, समझ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई भवनों की। और भवन ध्यान रखिएगा कि श्वेत रंग के हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हाशिए। बूंदी के चित्रों में हाशिए लाल और हिंगुल में या पीले व हरे रंग में हैं। हाशिए जो हैं वो कैसे हैं? लाल या फिर हिंगुल और या फिर पीले और हरे रंग में दिखाए गए हैं, जिसमें बाहर और भीतर स्वर्ण रेखाएं बनाई गई हैं। फिर अगला पॉइंट आता है प्रकृति चित्रण। सघन प्राकृतिक सुषमा बूंदी शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता है, यानी बूंदी शैली में जो प्रकृति है उसका बहुत सघन अंकन किया गया है, यानी घना। और केले के कुंजों, कदली, केली व ताड़ के वृक्षों का जमघट, कहीं कहीं पर वृक्ष लाल पीले पुष्पों से पुष्पित हैं, यानी वृक्षों पर लाल पीले फूल भी दिखाए गए हैं। तो कहीं पर लतिकाओं से आच्छादित हैं, यानी कि कहीं पर बेल हैं। पशु पक्षियों को भी प्राकृतिक परिवेश के साथ में चित्रित किया गया है, यानी जो प्राकृतिक परिवेश है, पेड़ पौधे, इन सब के साथ में पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है। आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र योजना की मुख्य विशेषता है। आकाश का जो वर्ण विधान है, यानी जो रंग विधान है, वो बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। और आकाश यहाँ पर कैसा दिखाया गया है? तो चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से इंद्रधनुष जैसा आभा बिखेर दी है, यानी इंद्रधनुषी यहाँ पर आकाश दिखाया गया है, जो कि बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ बूंदी शैली समाप्त हो जाती है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोटा शैली को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।